हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 की जो हमारी चैप्टर रहने वाली है 12। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि लखनवी जो अंदाज है ये किसके बारे में लिखी गई है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि लखनवी अंदाज जो है, ठीक है, इसके जो राइटर हैं, ठीक है, लेखक हैं यशपाल जी। ठीक है, यशपाल जी जो हैं, ठीक है, उन्होंने लखनवी अंदाज उन सामंती जो हमारी समाज है, ठीक है, उनको व्यंग्य करने के लिए, ठीक है, व्यंग्य के रूप में इस कहानी का लिखा है। ठीक है, तो सामंती समाज क्या है? सामंती समाज जैसे कि हमसे जो बड़े वर्ग के पहले लोग रहते थे, ठीक है, जो हम पे राज कर मतलब किए थे, ठीक है, या करते थे, जैसे कि अंग्रेज हो गए। ठीक है, अंग्रेज वगैरह जो हम पे राज करते थे, तो उन्हीं को व्यंग करते हुए यह कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। तो पहले तो हम यशपाल जी का जीवन परिचय समझते हैं, उसके बाद इस कहानी को हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ। ठीक है, यानी कि लखनऊ उनका यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में माना जाता है। ठीक है, प्रारंभिक उनकी जो शिक्षा हुई वो कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। ठीक है, उन्होंने लाहौर के कांगड़ा में ग्रहण, ठीक है, लाहौर जो है कि कांगड़ा नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। ठीक है, यानी कि देखिए इन्होंने इनका जो परिचय हुआ किसी हुआ कई क्रांतिकारियों से। ठीक है, जो महान क्रांतिकारी थे भगत सिंह और सुखदेव। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धाराओं से जुड़ाव के कारण वे जेल में गए। ठीक है, उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। ठीक है, यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी, ठीक है, उन्होंने यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। ठीक है, सामाजिक विषमता और राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ, ठीक है, उनकी रचनाएं मुखर हैं। ठीक है, तो उनकी कहानी संग्रहों में कुछ ये हमारे दिए गए हैं नाम। ठीक है, जैसे कि ज्ञानदान, तर्क की का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूल का कुर्ता उल्लेखनीय है। ठीक है, उनका, ठीक है, ये कुछ उपन्यास हैं। झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। ठीक है, यानी कि झूठा सच का एक उपन्यास है, ठीक है, जो यशपाल जी द्वारा लिखित है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि अमिता, दिव्या पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, उनके अनेक प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, यानी जो यूँ तो लखनवी अंदाज जो है, ठीक है, उन्होंने पहले तो इसमें क्या है कि जो लखनवी अंदाज है ना, ये इसमें, ठीक है, इसमें कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती। इसमें क्या बताना चाह रहा है कि, ठीक है, कहानी लिखने के लिए कथ्य का होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। इस्पाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। ठीक है, सामंती वर्ग जैसे कि जो ऊंचे ऊंचे वर्ग थे जो हम पे राज करते थे, ठीक है, तो उन पे वो कटाक्ष करते हुए जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अपनी कहानी को हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, लखनवी अंदाज। ठीक है, लेखक हमारे यशपाल जी। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, आप इसको मैं पढ़ने से पहले आपको बता दूं जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, साथ साथ उसको आप इमेजिन कल्पना कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने वो चीज़ हो रही हो, ठीक है, आप इसको कल्पना कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे मेन करेक्टर कौन कौन है? हमारे नवाब जी हैं। ठीक है, और बस जो हमारे ट्रेन कलेक्टर हैं वो भी हैं। ठीक है, और ये नवाब है यशपाल जी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मुसफ्फिल की पैसेंजर ट्रेन चलने पड़ने की उतावली में फुफकार रही थी।
ठीक है, पुकार रही थी। चीची मुसप्पिल की जो पैसेंजर ट्रेन है वो चलने मतलब चल पड़ने के लिए उतावली में पुकार रही थी। ठीक है, चलने वाली थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। ठीक है, यानी सेकंड क्लास में जा ये यशपाल जी सोच रहे हैं कि आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम तो अधिक लगते हैं, बट दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। ठीक है, उन्होंने यशपाल जी ने क्या कर रहे हैं कि ठीक है, उन्हें मतलब दूर तो जाना नहीं था, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास की जो टिकट है उन्होंने लिया। ठीक है, और वो ठीक है खिड़की के पास मतलब इसलिए मतलब लिया कि प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए, और ठीक है उसके संबंध में सोच सकने के लिए उन्होंने ये मतलब सेकंड क्लास का टिकट लिया था। ठीक है, तो गाड़ी छूट रही थी। ठीक है, मतलब उन्होंने जब टिकट लिया गाड़ी छूट रही है, और सेकंड क्लास के एक छोटे सी डिब्बे को खाली समझकर ठीक है यशपाल जी जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बार पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पलथी मारे बैठे थे। ठीक है, अब क्या होता है जब मतलब गाड़ी उनकी छूटी रही थी तो क्या करते हैं जो यशपाल जी हैं ठीक है मतलब दौड़ते दौड़ते जाते हैं और सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर ठीक है वो जानते हैं कि एक मतलब देखते हैं एक डिब्बा खाली है तो वे उसको खाली समझकर ठीक है सेकंड क्लास का डिब्बा है उसको खाली समझकर क्या करते हैं दौड़कर उसमें चढ़ जाते हैं। ठीक है, बट जब उसके अंदर जाते हैं तो उनके अनुमान के बिल्कुल प्रतिकूल होता है। ठीक है, उल्टा होता है। तो क्या होता है एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी ठीक है नवाबी लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पलथी मारकर पैर के ऊपर पैर रखकर भी बैठे हुए थे। ठीक है, तो सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। ठीक है, उनके सामने क्या है दो तौलिए पे दो ताजे खीरे रखे हुए हैं। ठीक है, अरे अरे डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन के विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। ठीक है, अब क्या हुआ वे सोच रहे हैं कि मतलब सोच रहे हैं कि मेरे एकाएक कूद जान मतलब चले आने से ठीक है इस डिब्बे में नवाब की आंखों में एकांत का जो चिंतन है उसमें विघ्न का असंतोष दिखाई देने लगा। ठीक है, सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी आपदा वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। ठीक है, ये सोच रहे हैं हमारे नवाब जी। ठीक है, नवाब नवाब नहीं सॉरी ये हमारे यशपाल जी सोच रहे हैं। ठीक है, कि वे सोच रहे हैं कि ये इस चिंता में हो सकता है कि यह कहानी के लिए कोई सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी पदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, ये सोचते हैं। देन नवाब साहब जो हैं उनकी संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। ठीक है, यानी कि जब यशपाल जी आए तो उन्होंने कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की उनकी संगत के लिए। ठीक है, हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर ठीक है उनके सामने की बर्थ का सीट के बैठकर ठीक है बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। ठीक है, अकेले सफ़र ठीक है ये यशपाल जी सोच रहे हैं। ठीक है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं वे सोच रहे हैं। ठीक है, यशपाल जी विचार कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। ठीक है, वे देख ही रहे थे नवाब साहब को कनखियों से मतलब एक ऐसे आंखों से देख रहे थे। ठीक है, नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की ठीक है खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। ठीक है, उन्होंने बोला ओ उन्होंने मतलब सहसा संबोधन किया। वो कहते हैं अब नवाब जी कहते हैं ठीक है कहते हैं आदाब अर्ज जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। ये हमारे नवाब जी बोल रहे हैं। ठीक है, द नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ये हमारे यशपाल जी कर रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं कि भाप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए
हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथड़ लेना चाहते हैं, जवाब दिया। अब वो कहते हैं यशपाल जी, शुक्रिया शुक्रिया कि बिल्ला शौक फरमाएंगे। ठीक है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। अब क्या करते हैं नवाब जी जो हैं, ठीक है, पल भर तो उन्होंने जब वो सुना कि मतलब ये नहीं खाएंगे तो उन्होंने पल भर सोचा, ठीक है, बाहर देखा खिड़की की और दृढ़ निश्चय से खीरे के जो मतलब तौलिए पे जो खीरे रखे थे, ठीक है, उसको मतलब हटाया तौलिए को। ठीक है। उसके बाद सीट के नीचे लोटा रखे थे, ठीक है, लोटे को लिया और खीरे को धोया और तौलिए से पोंछ लिया। ठीक है। अब क्या करते हैं, जेब से चाकू निकालते हैं नवाब जी। ठीक है। दोनों खीरों के सिर काटे। ठीक है। उनके ऊपर का जो भाग रहता है, ठीक है, वो कट मारता है इसलिए, ठीक है, कड़वे लगते हैं इसलिए उसको काट के उसको रगड़ते हैं उसके पे। ठीक है। तो उन्हें गोद कर झाग निकाला, फिर खीरों को बहुत एहतियात से, ठीक है, खीरे को बहुत एहतियात से छिल कर, ठीक है, फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। ठीक है, लाइन बाय लाइन सजाते गए। ठीक है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। ठीक है। अब नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्चा की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे की रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। ठीक है। ऐसा ये असपाल जी हमारे सोचते हैं। ठीक है। हम कनखियों से देख कर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और उन्होंने कहा कि वल्लाह शौक कीजिए। हमारे नवाब फिर कहते हैं, ठीक है, नवाब कहते हैं कि वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। वो दोबारा कहते हैं। ठीक है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह से जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। ठीक है। आत्मसम्मान निभाने ही उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किल्ला शौक फरमाएंगे। ऐसा हमारे यशपाल जी कह रहे हैं नवाब से। ठीक है। नवाब साहब ने संतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। ठीक है, देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। ठीक है, मतलब एक श्वास लंबी एक छोटी सी श्वास लेते हैं, दीर्घ श्वास लेते हैं। ठीक है। खीरे की एक पांक उठाकर ओठों तक ले गए। ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे कि आप देख रही है, ये हमारे नवाब है, ये हमारे यशपाल जी हैं, यहाँ बैठे हैं। ठीक है। सामने देखिए खीरा रखा हुआ है। ठीक है। अब अपने पास जब ले जाते हैं मुंह के पास खीरा, ठीक है, फिर एक फांक उठाकर ओठों तक ले गए, फांक को सूंघा। ठीक है, सूंघते हैं और स्वाद के आनंद में पलके मूंद। ठीक है। श्वास के आनंद में मतलब उसको सूंघते हैं। ठीक है। उसके बाद श्वास के आनंद में गई मुंह से भर आए आए पानी का घूंट गले से उतर गया। ठीक है। सूंघते हैं, फिर वो उनके मुंह में पानी आता है ना, मतलब उसमें बढ़िया सा था तो उनके मुंह में पानी आया। ठीक है। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना के रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की जब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और पोंछ लिया और गर्व गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। ये सवाल जी हमारे सोच रहे हैं कि नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर कम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के तरीकों को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीकों से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मीन्स पेट, आपको पता ही होगा। ठीक है।
तृप्ति हो सकती है। नवाब साहब की ओर से पेट के ऊंची ढकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ठीक है, ऐसा नवाब कहते हैं। ठीक है, अब यशपाल जी से क्या सीखते हैं, तो ज्ञान चक्षु उनके खुल जाते हैं। ठीक है, ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना, ठीक है, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से, ठीक है, खीरे की सुगंध पर, ठीक है, और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये हमारा जो कहानी का, ठीक है, ये हमारे बताने का कहानी मतलब ये हमें बताना चाहती है कि खीरे की सुगंध मात्र से, किसी भी खाद्य पदार्थ की सुगंध मात्र से, ठीक है, ठीक है, स्वाद की कल्पना से ही पेट भर सकता है और डकार आ सकता है, तो बिना विचार, ठीक है, या घटना, ठीक है, पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक वीडियो के माध्यम से इसका चित्रण करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं, चलिए। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यशपाल के लखनवी अंदाज व्यंग्य का नाट्य रूपांतरण आप सभी के सामने प्रस्तुत है। किबला गौर फरमाए। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुफकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। मियां आधा वर्ष जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, जी शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं।
ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसा स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, जी शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है और मैदा भी जरा कमजोर है। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुन गई। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सुस्त, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर भी बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना, यह है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगली वीडियो में